इंसाफ न्यूज ऑनलाइन के हफ्तावारी प्रोग्राम सैयद अली मुश्तबा के साथ भारत की खबरों में एक बार फिर हमारे साथ हमारे मेहमान खुसूसी सैयद मुश्तबा साहब हैं। सैयद मुश्तबा साहब, आपका इंसाफ न्यूज ऑनलाइन में खैर मकदम है। सर, आज हम लोग 5-6 खबरों पर तबसरा करेंगे। पहली खबर जो है, पार्लियामेंट में गुज़िश्ता दिनों खामोशी से फूड सेफ्टी बिल में तरमीम की गई है और कहा जा रहा है कि इस बिल का जो बुनियादी मकसद है वो प्राइवेट कंपनियों के जरिए जो हलाल सर्टिफिकेट दिया जा रहा था उसको करने की कोशिश की गई है। मेरा सवाल ये है कि इस बिल के जरिए क्या हलाल हराम का जो फर्क होता है, जो अरब मुल्कों में आमतौर पर देखा जाता है कि जो भारत से जो सामान जा रहे हैं वो हलाल है कि नहीं है, उस पे कितना असर पड़ेगा और मुसलमानों की तजारत पर क्या असर पड़ेगा? जी, बहुत बहुत शुक्रिया नूरुल्लाह जावेद साहब हमें प्रोग्राम के लिए। और ये प्रोग्राम खास है हिंदुस्तान के मुसलमानों की खबरों पे नज़र मेरे साथ। और मैं देखने वाले को, अपने सामीन को आदाब अर्ज़, अस्सलाम वालेकुम और सत्य श्री अकाल भी कहता हूँ। अब मैं इस खबर के ऊपर आ जाता हूँ कि देखिए, ये हलाल जो इंडस्ट्री है और इसमें हमारे कुछ जानने वाले लोग हैं, बहुत पहले से इनको मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। हलाल इंडिया एक कंपनी है जो कि सर्टिफाई करती है। ये मदनी साहब की भी जो जमायत उलमा हिंद है वो भी सर्टिफाई करती है। ये 4 कंपनियां हैं हिंदुस्तान में जो कि अभी तक ये सर्टिफाई कर रहे थे हलाल प्रोडक्ट्स को। और एक दो कंपनी और थी जो कि मतलब उसका टेक्निकली कुछ वो रजिस्टर्ड नहीं था और उनका जीएसटी और ये सब चीजें नहीं थी। अब जो ये नया बिल जो आया है ये बिल्कुल चौंका देने वाला बिल है और मैं तो इसको फॉलो कर रहा हूँ बहुत अच्छी तरह। और ये लोग जो है ये फाइट कर रहे हैं इसके लिए कि इन्हें मतलब इनके ऑथराइजेशन को ये बरकरार रखें और इनको अलाउ करें कि ये सर्टिफिकेट दें। और जो मेन क्राइटेरिया इनका है, अभी हुआ क्या, पहले हम बिल के ऊपर डिस्कस कर लें। गवर्नमेंट ने ये जो सर्टिफिकेशन का क्राइटेरिया अपने हाथ में ले लिया। अब सिर्फ गवर्नमेंट से ही सर्टिफाई करेगी कि ये हलाल प्रोडक्ट है कि नहीं। तो ये जो बात है ये गले से उतर नहीं रही है। इसलिए नहीं उतर रही है कि हलाल और हराम का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इस्लाम में है और क्या हलाल है और क्या हराम है इसको एक मुसलमान जो है वही तय कर सकता है, ना कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की मशीनरी तय कर सकती है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट के पास जाएगा और वो रेगुलेट करेगी उसको तो मुसलमानों को वो तो हराम खिलाएगी। इसमें मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि इन्होंने स्लॉटर हाउस को मतलब वो किया था, रेगुलेट किया था और नए तरह का स्लॉटर हाउस उन्होंने बनाया था, लेकिन उसमें ज़बह का प्रोविजन नहीं है। वो एक लाइन पे जो है वो दुम्बा या बकरा या जो भी कुछ है वो चल रहा है और एक छुरी के इस पे आके मतलब एक जगह वो होता है और छुरी इस पे गिर जाती है और वो कट जाता है, फिर वो निकलता है, उसकी खा ले। तो वो तो हराम है, वो तो हलाल हुआ ही नहीं। हलाल के लिए जो शराइत हैं वो तो पूरे हुए नहीं। अब इसमें हमारा यही सवाल है कि क्या ऐसा जो कानून आया है जिसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों को हराम खिलाने की साजिश है, इसको कैसे मुसलमान मतलब वो करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा पहलू जो इसका यह है वो बड़ा पहलू है, वो ये कि हलाल जो इकोनॉमी है ये बहुत बड़ी इकोनॉमी है इंडिया की। इंडिया में एक चीज और गौरतलब बात यह है कि हलाल का एक्सपोर्ट जो है वो उन्होंने मतलब राइज कर दिया और कहा कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और आपके सामाइन को ये बनाना चाहता हूं कि जितने गोश्त एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं हिंदुस्तान से, उनमें से 4 या 5 सरफरिस्त वो हिंदू है, जैन है, जो कि गोश्त नहीं खाते हैं लेकिन वो गोश्त का एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि उससे उन्हें पैसे मिलते हैं और वो हलाल एक्सपोर्ट करते हैं गल्फ कंट्री में और यहाँ वहां जहाँ कुछ। जो लोकल लोग हैं वो तो बाकायदा उनके ऊपर बैन है कि नहीं साहब आपके सर्टिफिकेशन वो हलाल इंडिया नहीं करेगी या मदनी साहब का जमायत उलमा हिंद नहीं करेगा और एक दो लोग हैं। तो ये बड़ी तफसीली इस पे बहस होनी चाहिए, पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहस होनी चाहिए और जगह जगह लोग जो है इसको क्योंकि ये साजिश है। जैसे कि 1857 में वो सुअर का गोश्त खिला रहे थे मुसलमानों को ब्रिटिश,
और वो जो बंदूक की जो गोली थी उसको मुंह से खींचते थे, और वो पूरा जो जो किस्सा है वो तो सारे लोगों को मालूम है जो हिस्ट्री के तालिब इल्म है। अब यहाँ पे जो बात आ रही है कि बड़े चुपचाप, बड़े खामोशी से, किसी भी इंकशाफ के बिना, किसी भी मतलब मीडिया में नॉइस के बिना ये बिल जो है कानून बन गया है। अब इसको लेकर के जो हमारे जानने वाले लोग हैं, उनका भी नाम, उनको मैं जानता हूं बहुत अच्छी तरह, वो अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली जो भी हमारे पास मतलब फराहम है, मौके फराहम है, तो हम इसको फाइट करेंगे। लेकिन मैंने इस खबर को बिलखुसूस इस प्रोग्राम के लिए तय किया था, वो इसलिए कि ये मुसलमानों की बेदारी के लिए ये है कि देखिए क्या क्या हो रहा है, किस किस लेवल पे मुसलमानों को जो है वो अजियत दी जा रही है। अब हम लोग जो हैं वो हराम खाएंगे क्या? तो मैं इस खबर को यहीं बंद करना चाहता हूं और अपने सामाईन तक ये खबर लेके जाना चाहता हूं कि इसकी तरफ से वो मतलब अपना ध्यान जो है उसकी तरफ लगाए और आवाज उठाए हर मोर्चे पे। जी। मुस्तफा साहब, ये कहा जा रहा था कि हुकूमत की तरफ से जो कहा गया है कि जो 3-4 इदारे जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये इदारे मनमानी कर रहे थे। ये इदारे मनमानी कर रहे थे और उसकी वजह से कई शिकायतें आ रही थी कि लोग बड़े पैमाने पे फीस ले रहे थे। अब चूंकि फूड सिक्योरिटी बिल 2006 में इस तरह की कोई रेगुलेटरी नहीं थी कि तय कर सके कि हलाल सर्टिफिकेट कौन देगा कौन नहीं देगा, और अब इसका मकसद ये है कि वो जो मनमानी थी उसको खत्म करना हुकूमत का मकसद है। तो फिर उसमें बुराई क्या है? नहीं नहीं, देखिए अगर वो मनमानी कर रहे हैं, कुछ ज्यादा पैसे ले रहे हैं सर्टिफिकेशन के लिए, या इस तरह की कोई चीजें हैं, तो ये तो टेबल पे लाके रखते ना, इस पे डिबेट होता, वो एक रेट फिक्स करते कि आप इतना ही चार्ज कर सकते हैं। मैंने जाके देखा है, जो हलाल इंडिया का जो ऑफिस है वो चेन्नई में ही मुंतकिल है, उनकी जो लेबोरेटरी है वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड की लेबोरेटरी है, जहाँ के हर एक चीज, और वो खास बात जो हलाल इंडिया की अपनी बात कर रहा हूं मैं, उसकी उनकी वकालत नहीं कर रहा हूं वो गोश्त के अलावा बाकी सारी चीजों को वो टेस्ट करते हैं, परफ्यूम में को टेस्ट करते हैं, और तरह तरह की चीजें जिसमें हलाल और हराम का जहाँ पे झगड़ा है, उन लोगों उस सब सी चीजों को टेस्ट करते हैं। तो और उनकी जो लेबोरेटरी है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड से उनको सर्टिफाई किया हुआ है। तो अगर उनकी कीमत ज्यादा है तो वो रेगुलेट गवर्नमेंट कर सकती है कि आपकी कीमत बहुत ज्यादा है, क्यों रखे हुए इतने दाम। लेकिन अचानक जो है, या इस तरह से उन्होंने पूरा का पूरा जो ये हलाल मतलब जो एक्सपोर्ट है, ये हलाल जो कॉन्सेप्ट है, इसको गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेगी तो कौन मुसलमान उसको मानेगा। अब तो यही बात आ गई कि मतलब अब डाइट पे भी जो है कंट्रोल हो रहा है, उसको भी रेगुलेट कर रहे हैं, अब हलाल आप खा नहीं सकते हैं। तो ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। जी हाँ, ये बात, इसमें आपकी बात भी किसी हद तक, बहुत हद तक सही है कि अब हम देखते हैं कि दिवाली का जब मौका आता है या कोई त्योहार का मौका आता है तो बड़े पैमाने पे मिलावटी खाने मंजर आम पे आते हैं और बहुत सारे माल पकड़े जाते हैं, बहुत सारे माल पकड़े नहीं जाते हैं। ऐसे में क्या नाम है, हलाल फूड का तयन करना ऐसे लोगों के हाथों जिनको मालूम नहीं कि भाई हलाल फूड कब होता है और हराम फूड किसको कहते हैं। अब अगर उस अथॉरिटी में ऐसे लोग शामिल हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि हलाल क्या चीज है और हराम क्या है, और हलाल का तस्वुर सिर्फ मुसलमानों के अंदर है, गैर मुस्लिम के अंदर या किसी नॉन मुस्लिम जितने भी हैं उनके अंदर नहीं है। ये आपका सवाल अहम है कि जाहिर इस तरमीम के जरिए हुकूमत ने खाने की आजादी पर भी गदगन लगाने की कोशिश की है, और ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और शायद कि ये अहम दलील हो सकती है कि भाई ये तय करने की आजादी तो मुसलमानों को होनी चाहिए कि क्या हलाल है और क्या हराम है। अब हम आते हैं दूसरी न्यूज की तरफ। दूसरी जो हमारी खबर है, वक्फ तरमीमी बिल का पार्लियामेंट से पास होने के बाद हुकूमत ने 5 दिसंबर तक डेडलाइन दिया था, लेकिन एक अंदाजा है कि सिवाय कर्नाटक के कोई बेशतर रियासतों में बड़े आधा से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। हम जहां बंगाल में बैठे हुए वहां तो सिर्फ 5% वक्फ प्रॉपर्टी तरमीम हुई है, और अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई बहरास कानून तोसी देने से मना कर दिया, साफ साफ लफ्ज में मना कर दे कि कोई हम तोसी नहीं देंगे। अगर आपको तोसी लेना है तो आपको ट्रिब्यूनल में जाना होगा, ट्रिब्यूनल आपको परमिशन देगी। गुजरात में ट्रिब्यूनल ने परमिशन दे दिया है, अब तक बंगाल के बारे में कोई खबर नहीं है।
अब सवाल ये कि अगले 3 महीने का जो अगर ट्रिब्यूनल परमिशन दे भी देती है, तो सवाल ये है कि जून से लेकर दिसंबर तक बहुत सारी ऐसी रियासतें हैं, जहाँ 10 से 15% ही वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर हो पाई। अब बुनियादी सवाल ये है कि अगर अगले 3 महीने में अगर नहीं हो पाई वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन तो क्या होगा? जी, ये तो यही तो मुअम्मा है। लेकिन पहले मैं अपने सामीन को समझा दूं कि जो अभी जो काउंटिंग हुई है, एक हेड काउंटिंग हुई है कि कितने वक्फ प्रॉपर्टी है, तो जी, जी। इससे जो हमें मतलब जो एक जायजा मिला है वो ये है कि 8 लाख कुछ हजार जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, और उसमें अभी तक जो है कोई 2,16,000 के आसपास जो है वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हुई है, और जो आंकड़े जी, दे रहे हैं वो 27% टोटल प्रॉपर्टी के या 28% ही रजिस्टर हुए हैं। तो अब इस परिप्रेक्ष्य में अब उनका 5 तारीख का जो दिसंबर का डेडलाइन था वो तो खत्म हो चुका। अब वो 3 महीने का और एक्सटेंशन दे रहे हैं। अब वो 3 महीने का एक्सटेंशन भी मतलब आते जाते खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हुँ, जो गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी, वो जो है अब मुसलमान उससे जो है हाथ धो ले। तो इस पे जो हमारे रहनुमा हैं, हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो रहबर है, उन्हें कुछ अवाल करना चाहिए, उन्हें मतलब कुछ स्टेटमेंट्स देने चाहिए, प्रेस स्टेटमेंट देने चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये जो वक्फ प्रॉपर्टी का उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन, मेरे हिसाब से तो 5 साल भी कम कम वक्फ का उसके लिए, ये 3 महीने या 6 महीने में ये चीजें नहीं होने वाली है। और गवर्नमेंट इसको अगर चाहे तो इसको एसआईआर की तरह जो है वो लागू करे, और इनके ऊपर जो लोग नहीं रजिस्टर कर रहे हैं उनसे कहे कि साहब आप रजिस्टर कीजिए, जो भी कागजात है उनके ऊपर लीनियंसी दिखाए, क्योंकि वो जो उसके जो झगड़े हैं वो तो हम लोग पहले डिस्कस कर ही चुके हैं किसी प्रोग्राम में, तो वो सब तो बरकरार है। अब जो हमें हमें बहुत मतलब तशवीश हो रही है वो ये कि 3 महीने के एक्सटेंशन मिल भी जाता है तो क्या ये सारे जो वक्फ की प्रॉपर्टी उन्होंने आइडेंटिफाई की है 8 लाख कुछ हजार प्रॉपर्टी, क्या ये वक्फ पोर्टल पे आ जाएगा? ये इस पे मुझे शुभा लगता है। और उसके बाद अगर नहीं आएगा तो क्या ये गवर्नमेंट ले लेगी इसको, जो कि ये लोग ने कहा था कि गवर्नमेंट का यही मंशा है, यही मंसूबा है कि ये तो वक्फ प्रॉपर्टी ये पोर्टल पे तो जा नहीं सकता, इसलिए कि जो उसके कवानीन हैं और जो उसके शर्तें हैं उसको वो पूरा नहीं करेंगे, और वो जब पूरा नहीं करेंगे तो ये सारी जायदाद जो है वो मुसलमानों से छीन ली जाएगी और गवर्नमेंट में जम हो जाएगी। तो ये बड़े ही मतलब मैं क्या बताऊं, हमारी जो कौम मिल्लत है वो सोई हुई है, उनके अंदर बेदारी नहीं है कि हो क्या रहा है, पैर से मतलब क्या कहते हैं जमीन खिसक रहा है, लेकिन फिर भी वो जो है अपने आप में जो है वो एक शेर है कि गिरी कुला हम अपने बागपन में रहे। यही यही चीज है कि हमारी पगड़ी गिर चुकी है, पमाल हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो है हम जो है वो जो है अपने बागपन में ही रह रहे हैं। तो इस खबर को हम लोग देखिए, हम लोग सहाफी हैं और जो खबर है उसी को हम लोग सामीन के सामने पेश कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ और मिर्च मसाला और नमक लगाना ये सब चीजें हम लोगों का काम नहीं है। अब सामीन का काम है कि उसको कितनी सीरियसली लें और ना लें, तो यही यही चीज है जी। आप जैसा बता रहे हैं इससे तो ये जो वक़्फ़ कानून जब आ रहा था, जब पार्लियामेंट में बिल पास किया जा रहा था, उस पे बहस हो रही थी, तो ये जो दावा किया जा रहा था कि हुकूमत का जो बुनियादी मकसद है वक़्फ़ अमीलात पर कब्ज़ा करना, तो ज़ाहिर बात है कि एक मुद्दत देकर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रशेस नहीं हो और जो शिकायतें आई हैं, वो उम्मीद पोर्टल का जो पोर्टल है उसका भी गैर फ़ाल हो जाना, कि बहुत सारे मौके पे घंटों-घंटों फ़ाल नहीं रहा है और या हैंग हुआ है, उसकी वजह से रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आई है। अब अगर इस तरह से आइंदा 3 महीने में रहा, बहुत कम वक़्त प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होती है, तो इसका मतलब है कि हुकूमत अपने बुनियादी एजेंडे में कामयाब हो जाएगी, पर वक़्त प्रॉपर्टी को छीनने में कामयाब हो जाएगी। अब हम तीसरी खबर की तरफ आते हैं। तीसरी खबर हमारी शिमला से है कि वहाँ एक मस्जिद का तनाज़ुर चल रहा है। अफ़सोसनाक बात ये है कि वहाँ कांग्रेस की हुकूमत है, उसके बावजूद भी कांग्रेस की क़यादत वाली हुकूमत गुज़िश्ता कई महीनों से उस मस्जिद को लेके हंगामाराई हो रही है और उसको कोई इंसाफ देने को तैयार नहीं है। ये पूरी खबर क्या है सर? नहीं नहीं, इस पूरे खबर के तह तक मैं पहुंचा देता हूं मैं। इस पे मैंने 1-2 आर्टिकल भी लिखा है और शिमला से
एक मोहतरमा है जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, वो नॉन मुस्लिम खातून है, वल्ली उनका नाम है। और वो अगर कोई सामीन चाहे तो संजोली मॉस्क और मेरा नाम अगर टाइप करेंगे तो वो इंटरव्यू भी जो है क्लैरियन इंडिया पे और कई जगहों पे जो है वो मौजूद है। और जो 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 इस पूरे झगड़े को बहुत ही मतलब अच्छी तरह से समझने में जो है वो आपको मतलब मदद करेगी। अब ये झगड़ा क्या है? झगड़ा पहले दो चीजें आप समझ लीजिए इसमें। एक तो ये है कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा रियासत है जिसमें मतलब कहने का मतलब है कि जो एंटी मुस्लिम फीलिंग जो है वो बहुत ज्यादा कसीर तादाद में पक चुकी है। और वहां मुसलमानों को जो लोकल लोग हैं वो टॉलरेट नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये तो देवस्थान है, ये तो देवताओं के रहने की जगह है और यहाँ जो है ये मुसलमान रह नहीं सकते हैं। और मैं ये बता दूं आपको अपने सामीन को कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा रियासत है जहां मुसलमानों की बहुत ज्यादा जो है वो मजहब कुशी हो रही है। और ज्यादातर यहाँ मुसलमान जो हैं वो एक बड़ा तबका है जो कि माइग्रेंट वर्कर है, जो कि यूपी से और बिहार से और बंगाल से उड़ीसा से मुसलमान जो है वहां जा करके अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं। तो कोई खुंचा वाला है तो कोई कोई कुछ रोड पे लगा हुआ है। अब वहां पे जो लोग हैं, एक आध बार कुछ झगड़ा उगड़ा हुआ था जो कि कारोबारी झगड़ा था, उस वजह से लोग जो है मस्जिद में उन्होंने शरण ले लिया था, उसमें जाके छिप गए थे। तो इस वजह से मस्जिद जो है वो निशाने पे आ गई थी। और निशाना ये है कि ये नगर निगम म्युनिसिपैलिटी वो उसमें पिक्चर में आ गई है। और जो एंटी मुस्लिम फोर्सेस है वो नगर निगम को मतलब आगे बना के ढाल बना करके कि ये जो मस्जिद है इसके 2 फ्लोर पहले थे कि ये बिना परमिशन के बनी है। तो वो कोर्ट ऑर्डर आ गया कि ऊपर के 2 फ्लोर जो है आप तोड़ दीजिए, ढा दीजिए, और जो नीचे का 2 फ्लोर है, एक छत है और नीचे जो प्रेयर हॉल होता है, इबादत गाह होती है, उसको रहने दीजिए। अब उसके बाद अभी जो लेटेस्ट खबर हमारे कानों में आई है कि अब वो ये कह रहे हैं कि पूरी मस्जिद ही डिमोलिश कर दीजिए, ये अनऑथराइज्ड मतलब उस पर बनी हुई है। तो जो मैंने इंटरव्यू लिया था उन्होंने कहा कि अभी जो स्टेट सेक्रेटेरिएट है और जो स्टेट का असेंबली है वो भी अनऑथराइज्ड लैंड पे है, वो भी यार शिमला में अनऑथराइज्ड लैंड पे है। और जो उनका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ऑफिस है वो भी अनऑथराइज्ड मतलब लैंड पे है, जिसके म्युनिसिपल में कोई रिकॉर्ड नहीं है, और वो सब जो है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे बात ये है कि अब क्योंकि ये मस्जिद है, क्योंकि मुसलमान उसको यूज कर रहे हैं, और ये जो मतलब ये जो एंटी मुस्लिम रविश है ये सिर्फ वहां नहीं है, सिर्फ शिमला में ही नहीं है, बल्कि कई और जगहों पे भी जो है वो जहां मसाजिद है, जहां मुसलमान। अब ऐसा हो रहा है ना कि आजकल माइग्रेंट लेबर जो है वो बहुत सारे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, उड़ीसा से, बंगाल से, बिहार से, ईस्टर्न यूपी से, ये सारी जगह से जो है, आसाम से, ये सब लोग जो है पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं अलग अलग जगहों पे। और इनको इबादत करने के लिए एक जगह चाहिए जहां वो इबादत कर सके। अब संजौली मॉस्क जो है वो उसी का एक हिस्सा है कि ये लोग इबादत करना चाहते हैं और जो इनके एंटी मुस्लिम फोर्सेस है उनको इबादत करने से रोक रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा मतलब एक मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और शायद मेरे ख्याल में काम शुरू भी हो गया है, अब बुलडोजर आएगा, क्या होगा, ये बड़ी तशवीशनाक है। इस पे हर्षमंदर भी काम कर रहे थे, हर्षमंदर ने भी काफी लिखा है इसके ऊपर, जो कि IAS ऑफिसर है और दिल्ली से NGO चला रहे हैं, हारमोनी कुछ करके उनके NGO का नाम है। तो ये भी बड़ी दुखद खबर है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। एक और मस्जिद जो है हिंदुस्तान में शहीद होने वाली। सर ऐसे तो भारत में हालिया वर्षों में मस्जिदों को निशाना बनाना एक आम बात हो गई है, लेकिन एक अभी उत्तराखंड उड़ीसा में एक खबर आई कि बंगाली मजदूरों के साथ सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो बंगाली हैं, उनके साथ पहले भी जब पहलगाम अटैक के बाद लगातार बंगाली मजदूरों को के साथ ज्यादती की गई और कई ऐसे बंगाली मजदूरों को बांग्लादेश भेज दिया गया। अभी हाल ही में सोनाली बेगम को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे लाया गया है। नया फिर क्या वाकया वहां पे हुआ है उड़ीसा में? देखिए, ये नया वाकया उड़ीसा में भुवनेश्वर और कई शहरों पे, ये मुर्शिदाबाद से कुछ लड़के जो हैं वो रोजगार की तलाश में उड़ीसा पहुंच गए। और उड़ीसा में ये मोटरसाइकिल पे, ये जो अभी विंटर का सीजन है तो कंबल और
मतलब कुछ इस तरह की चीजें जो भी विंटर गुड्स होते हैं, मोजे होते हैं और रजाई होती है और कंबल होता है, ये मोटरसाइकिल पर रख करके ये फेरी लगा करके गली गली और मोहल्ले मोहल्ले ये बेच रहे थे। और ये सब साथ में निकलते थे शायद, और आपस में बंगाली बोलते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं तो पंजाबी थोड़ी बोलेंगे वो। तो इनको जो है कुछ लोगों ने आइडेंटिफाई किया उन पे तोहमत लगाई कि ये रोहिंग्याज हैं, कुछ लोगों ने तोहमत लगाई कि ये बांग्लादेशी हैं। अब इन सब झगड़े के बाद जो है उनको उड़ीसा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उनसे कहा कि आप 72 घंटे के अंदर उनको नोटिस दिया कि आप उड़ीसा छोड़ के चले जाए, जो कि अब ये लोग सब चले जा चुके हैं वहां से वापस मुर्शिदाबाद जहां से वो आए थे। तो ये खबरें जो हैं ये एंटी मुस्लिम खबरें, जिनको अपने रोजगार करने का और उनके मौके भी छीन रहे हैं। अब ये सब बड़े छोटे छोटे मतलब कारोबारी हैं, इनका तो बहुत ही छोटा सा बिजनेस है, वो बिजनेस भी नहीं कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है, लेकिन क्या बताएं, हम और आप सहाफी हैं, हमें तो ये मतलब हमारा काम है कि आप तक हम खबर पहुंचाएं अपने सामीन तक। जी, इस पूरे हफ्ते में सबसे ज्यादा जो खबर छाई रही है वो नीतीश कुमार का एक तकरीब के दौरान मुस्लिम डॉक्टर नुसरत परवीन के चेहरे से हिजाब खींचने वाला मामला रहा। इस पूरे मामले ने कई सवालात भी खड़े किए और जिस तरह से हुकूमत की तरफ से खुसूस बीजेपी के लीडरों की तरफ से जो जवाब दिया गया, उस जवाब को भी देखा जाए तो कई बड़े सवालात खड़े होते हैं। इस पे हम तफसील से बात करेंगे। पहला सवाल मेरा ये है कि क्या नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब रहती है, कुछ ज़हनी तो माजूर है और एक बुजुर्ग आदमी है, अगर उन्होंने ऐसा कर ही दिया तो उस पे ज़्यादा उसको इश्यू बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ये भी कहा जा रहा है कि नवादा में मुस्लिम कपड़ा फरोश के साथ जो मूव लंचिंग हुई, उसको उस खबर को दबाने के लिए ये हरकत की गई। क्या ऐसा लगता है कि ये मामला इतना सीधा आसान है? देखिए मैं इस खबर को इतना ज्यादा हर चैनल में हर जगह जो है इतना बीट आउट किया गया है कि अब इस खबर के अंदर जिसको कहते हैं ना कि भरता बन गया है इसका, और हर चैनल जो है वो यही कह रहा है। और जो जो मैं इसमें एक लाइन की टिप्पणी करना चाहता हूं, मैं इस खबर को क्या डिस्क्राइब करूं। अब मैं यही कहना चाहता हूं कि जो हिंदू खवातीन हैं हिंदुस्तान की, वो उनसे मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि वो खवातीन पहले हैं या जो है वो बीजेपी और हिंदुइज्म के मतलब अलमदार पहले है। और ये जो मसला है ये खवातीनों का मसला है, चाहे कि वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हो। अब एक मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि अगर हम बिकनी पहन के चले जाते हैं नीतीश कुमार के सामने तो नीतीश कुमार क्या करते हैं हमें तो कपड़े पहनने पे भी जो है एतराज है। वो ऊपर से जो हिजाबी औरत थी और जो नकाबी औरत थी, उसने तो पूरे ऊपर से लेके नीचे तक जो है अपना जिस्म को ढका हुआ था। उसने कहा कि अगर हम बरना जो है वो जाते तो क्या होता, फिर तो दुनिया जो है वो मतलब बवाल मचा देती। अभी उसके साथ साथ एक और जो स्टेटमेंट आया बहुत वायरल है, चल रहा है, वो जो कि बीजेपी के कोई आदित्यनाथ के मिनिस्टर के कोई मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने क्या किया, उन्होंने तो सिर्फ हिजाब उतारा, कहीं और तो नहीं छुआ उन्होंने। ये इस तरह की जो है बयानात आ रहे हैं। और कुछ जो प्रो फेमिनिस्ट है वो ये कह रही है कि हमें अगर ऐसा कुछ होता तो हम तो थप्पड़ मार देते स्टेज पे ही। तो ये जो चीजें हैं ये चल रही हैं, और इसको अगर आप जाविये से देखें तो ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, ये एक खवातीन के डिग्निटी का मसला है और आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए विमेन, ये इसका मसला है। अब यहाँ पे कई FIR हो चुके हैं हिंदुस्तान के बहुत सारे मुल्कों से, हैदराबाद से और लखनऊ से और दिल्ली से और कहां से। तो ये खबर इतनी घिसी पिटी हो चुकी है, इतना इसके अंदर, कि अब ये खबर रही नहीं, ये तो इसमें कोई न्यूनेस है ही नहीं। अब आप अगर इसको भी कहते हैं कि नहीं ये सही है, तो फिर आपके मानसिक संतुलन पे हमें शक होता है। अभी कुछ लोग हैं जिन्होंने अब जैसे मरकजी वजीर गिरिराज सिंह मरकजी वजीर हैं, बिहार के बेगूसराय से जीत कर जाते हैं पार्लियामेंट में। उन्होंने जो जवाब दिया है, कहा कि एक आपने योगी आदित्यनाथ के एक वजीर का जिक्र किया है,
लेकिन उससे ज्यादा जो बदतमीजी वाला और बयान जो दिया है वो गिरिराज सिंह ने दिया कि उन्होंने सही किया और कोई पाकिस्तान इस्लाम ये कोई मुस्लिम देश नहीं है और कि क्यों नकाब पहन के जाए। और फिर वो आगे बोलते हैं कि अगर वो डॉक्टर में ज्वाइन नहीं करती है तो वो जाए जहन्नम में जाए। ये जो घृणा है, नफरत है, ये सवाल खड़ा करता है कि ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में कैसे लोग हैं। क्या एक औरत की डिग्निटी, औरत क्या पहनेगी क्या नहीं पहने, इसका फैसला खुद औरत करेंगी। उस पे अटैक होने के बावजूद भी इस तरह की जो बीजेपी लीडर है बयान दे रहे हैं, और मोदी और अमित शाह जैसे बड़े लीडर जो अपने आप को कहते हैं कि हम एक भारत की तहजीब और सकाफत को हिफाजत करने वाले हैं, भारतीयता का एक भारत की तहजीब और कल्चर में खातून के चेहरे पर हाथ लगाने को सही ठहराना है, शामिल है। नहीं नहीं, ये तो चल ही रहा है। अब जो लोग हैं वो उस पर फैसला करें, हम और आप खबर का कुछ तजिया कर दें। इसके साथ साथ एक इंदौर से भी खबर आई है इसी तरह से रिलेटेड, जिसमें बाकायदा एक प्रोसेशन निकला है और वो एंटी मुस्लिम प्रोसेशन है, जिसपे वो ये लिख रहा है कि वी डोंट वांट मुस्लिम्स इन इंडिया। ये लिख करके वो बाकायदा एक प्रोसेशन निकाल रहे हैं, ये उनके बैनर पे लिखा हुआ है और इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कोई भी आई लव मोहम्मद के ऊपर जो है एफआईआर हो गया और ये एंटी नेशनल एक्टिविटी ये कर रहे हैं बीच रोड पे और मतलब कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। रोकिएगा तो तशद्दुद होगा, वायलेंस होगा, मरेंगे, कम्युनल राइट्स होगा। तो ये तो हालात पे मोदी साहब ने पहुंचा दिया हिंदुस्तान को। जी अब आखिरी जो जिस खबर हम लोग तबसरा करेंगे वो ये यूपी के लखीम खेरी में एक मुसलमानों की जमीन थी, 2 एकड़ जमीन, उस पे कब्जा करने का मामला है। तो ये खबर क्या है? नहीं नहीं, ये खबर जो है ये प्योर एंड प्योर रंगदारी है, क्योंकि मुसलमान मजलूम है और वो जानते हैं कि वो कोर्ट से तो जीत नहीं सकते हैं, कोर्ट उनको कोई भी रियायत नहीं देगी और सोसाइटी भी जो है वो उन्हीं की है। तो ये बीजेपी के कुछ लोग हैं, उन्होंने उनकी 2 एकड़ की मूंगफली की काश्त का जमीन था, जिसको उन्होंने अवैध तौर पर कब्जा कर लिया है और कब्जा करने के बाद उसके ऊपर जो है उन्होंने झोपड़ी उपड़ी बना दी है। मैंने देखा था कुछ फोटो और वीडियो जिसमें बीजेपी के का फ्लैग भी लगा हुआ है। अब ये मामला जो है वो अदालत तक पहुंच चुका है और जो आगे खबर ये है कि इंतजामिया उस पे काम कर रही है और हो सकता है कि वो इंतजामिया जो है उस जमीन को आजाद करा दे और इनको मिल जाए। अब इसी हवाले से इसी तरह की खबर एक और जो है वो हम चाह रहे हैं कि आपके साथ डिस्कस हो जाए, उसके बाद हम लोग इस प्रोग्राम को खत्म करें। वो जामा मिलिया से निकल के आ रही है। आपको याद होगा कि 2019 में जो कोरोना का मैटर था और जिसमें शर्जील इमाम और जो लोग थे ये लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और ये प्रोटेस्ट जो है किसी हद तक जामिया से ही निकल के आया था, उसमें बहुत सारे लोग जामिया वाले भी थे। और एक और खबर उसी टाइम आई थी कि जामिया के लाइब्रेरी में जो दिल्ली पुलिस है वो घुस गई थी और लाइब्रेरी में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको निकाल निकाल के मारा था उन्होंने। और वो सीसीटीवी का कैमरा का जो फुटेज है वो पूरे मंजर आम पे आ गया और सब लोगों ने देखा, दुनिया वालों ने, कि कैसे जो है बदसलूकी किया जो तालिब इल्म है जो कि लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे थे। तो ये तो बैकग्राउंड है। अब जो नई खबर है वो ये है कि जामिया के कुछ लड़के हैं जो उस लाइब्रेरी वाले इंसिडेंट को याद करके उन्होंने एक साइलेंट प्रोटेस्ट मतलब मार्च निकाला था एक जगह से दूसरी जगह पे। अब उनके ऊपर जो है शो कॉज नोटिस आ गया कि आपने क्यों ये जुलूस निकाला, क्यों आप जो है उसको याद कर रहे हैं और क्यों उसको ये कर रहे हैं। तो ये एक और भी तशवीशनाक खबर है कि हमको वो तमाचे भी मार रहे हैं और हम जो है सिसकी भी ना ले। ये तो इतना बड़ा मतलब अभी के जो हिंदुस्तान में चल रहा है। अब मैं एक लाइन में इसको सम अप कर देता हूं कि कर्म वो उंगलियों पे गिनते हैं, कर्म वो उंगलियों पे गिनते हैं, जुल्म का जिनके कोई हिसाब नहीं। कर्म वो उंगलियों पे गिनते हैं, कर्म वो उंगलियों पे गिनते हैं, जुल्म का जिनके कोई हिसाब नहीं। तो यही हम लोगों के क्लोजिंग लाइंस हो सकते हैं और इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते फिर हम लोग मिलेंगे और फिर जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे।
जी, जी। और इसमें एक खबर और शायद कि हम लोग तबसरा नहीं कर पाए, इंशाअल्लाह आइंदा करेंगे, मौका मिला। कल सुप्रीम कोर्ट ने अजमेर बम धमाके में जो तमाम मुल्ज़िमीन को दो 2007 में अजमेर बम धमाका हुआ था, राजस्थान हाई कोर्ट ने तमाम मुल्ज़िमीन को बरी कर दिया था। तो उस मामले के खिलाफ जो मुतासिरीन थे, जिनकी जान चली गई थी अजमेर बम धमाके में, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और ये दरख्वास्त की कि भई इस मामले की सही से जाँच की जाए और जो लोग मुल्ज़िमीन हैं, जिनको बेल दिया गया है, मतलब ज़्यादातर जो जो लोग बम धमाके मतलब अजमेर बम धमाके में जो मुलव्विस थे, मुबैना तौर पर उनके नाम गैर मुस्लिम नाम है। मुसलमानों का नाम नहीं आए थे। अब चूँकि मुसलमानों का नाम नहीं आया, ब ये जिस तरह से कार्रवाई चली कोर्ट में, तो जानबूझ के कमज़ोर केस लड़ा गया। जैसे मालीगाँव बम धमाके का यही हाल हुआ, हैदराबाद बम धमाके का यही हुआ, मक्का मस्जिद बम धमाके का। तो अब मुसलमानों पे ज़ुल्म ज़्यादती होती है, उसके बाद जो कमीशन बैठती है, जाँच बैठती है, उसमें भी इंसाफ नहीं किया जाता है। ये लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा नोटिस जारी किया है और कहा कि सुनो इस मामले की समाअत होगी। तो देखना होगा अगली समाअत में क्या होता है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफा साहब, आपने इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन को टाइम दिया और हम अगले हफ्ते फिर नई चंद खबरों के साथ आपके साथ फिर ऑनलाइन होंगे। उस वक़्त तक आपका शुक्रिया। मैं अपने नाज़रीन से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया, तो हमें ज़रूर कमेंट और तबसरे करके बतलाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया।